नमस्कार दोस्तों, डेट या लेक्चर क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और इस क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज का यह हमारा पहला वीडियो है और इसमें हमने स्पेशली राज्य की परिभाषा से संबंधित या राज्य की अवधारणा से संबंधित क्वेश्चंस को लिया है। इसमें कुल हमने 20 क्वेश्चंस को लिया हुआ है और ये सीरीज अब आपकी कंटिन्यू रहेगी और हमारी कोशिश रहेगी कि एक दिन हिस्ट्री जाए, एक दिन पॉलिटिकल साइंस जाए और इस सीरीज से आपको काफ़ी लाभ मिलने वाला है। स्पेशली ऐसे स्टूडेंट्स जो सीरियस स्टडी करना चाहते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो प्रीलिम्स और मेंस को एक पॉजिटिव वे में लेकर के साथ-साथ पढ़ना चाहते हैं। हम इसमें आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अलग से कराएँगे, लेकिन प्रीलिम्स की जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है आपकी है, प्रीलिम्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस में ही आप इस बात का फ़ोकस करेंगे, ठीक है? इस बात पर आप ध्यान देंगे कि जो हमारी स्टडी हो, उस पर हम कैसे फ़ोकस करें। यानी हम इस उस स्टडी में इस बात का ध्यान देंगे कि हम व्याख्यात्मक रूप में पढ़ने की कोशिश करें। यानी हम जो क्वेश्चन सॉल्व करें, उनको इस तरह से एक्सप्लेन करें, इस तरह से उनको समझने की कोशिश करें कि हम मेंस के क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकें। इससे नहीं कि केवल 4 ऑप्शन आपके पाए, हाँ भाई ये सही है। क्यों सही है हमें ये भी जानना ज़रूरी है, कि डिटेल स्टडी को भी जानना हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे, तो फिर हमको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, जो हमको वास्तव में जानने की ज़रूरत है। क्योंकि जब से ये प्री प्लस मेंस का पैटर्न लागू हुआ है और चूँकि एक्सपेक्टेशन ये है कि आप टीजीटी, पीजीटी और जो आप आगे आने जो एग्ज़ाम होगा इसके बाद जो वैकेंसी आएगी, उसमें भी अब ये लागू हो जाएगा और साथ में जीएस भी कंपल्सरी रहेगा। तो ऐसे में हमें एक्सप्लेनेटरी मोड को समझना ज़रूरी है। अगर हम लाइटली पढ़ते हैं, तो ये मान के चलिए कि वो हमारे लिए बेनिफिशियरी नहीं है, वो हमारे लिए ठीक नहीं होगा, ठीक है? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर आप लोग पसंद आए तो अच्छे कमेंट करके बताइए। अगर कुछ कमियाँ हो तो वो भी बताइए और कुछ और बेहतर चाहते हैं तो अभी बताइए आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। थोड़ी-सी पीपीटी हमारी ये गड़बड़ बन गई है। इसमें पहले पेज के साथ-साथ दूसरा पेज भी आ जा रहा है थोड़ा-सा, तो उसको आप लोग माइंड ना करिएगा, जिससे कि काम हो सके। अगली पीपीटी में इसको हम लोग ठीक कर लेंगे, ठीक है? चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा? नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा? प्लेटो, अरस्तू, हॉब्स, ऑस्टिन। प्लेटो, अरस्तू, हॉब्स, ऑस्टिन। देखिए, नागरिकता की अवधारणा सभी ने दी है। प्लेटो ने भी दी है, अरस्तू ने भी दी है, हॉब्स ने भी दी है और ऑस्टिन ने भी दी हुई है। लेकिन क्वेश्चन में गुलामों को किसने बाहर रखा यह पूछा जा रहा है। तो गुलाम यानी आप जानते हैं, गुलामों को ही हम किस नाम से जानते हैं? इनको हम दास भी कहते हैं। गुलामों और दासों को बाहर रखने का काम अपनी अवधारणा में किसने किया था? अरस्तू ने किया था। अरस्तू इनको अपनी अवधारणा में इनको राज्य का नागरिक नहीं मानता है, ठीक है? यानी यह क्यों नहीं मानता है? इसको भी समझना होगा आपको। दरअसल वो ये मानता था कि गुलामों और दासों को अगर हम राज्य का नागरिक बना देंगे, तो उससे उनमें वह प्रतिबद्धता नहीं रह जाएगी, जो शेष नागरिकों में रहती है। इसलिए इनको वह यह नागरिकता की श्रेणी से बाहर रखता था। तो फिलहाल सिंपल सा आंसर क्या यहाँ पर है? वो सरल क्वेश्चन है कि नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा? प्लेटो, अरस्तू, हॉब्स या ऑस्टिन? आंसर सीधे हो जाएगा, अरस्तू हो जाएगा। ठीक है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसे सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है? किसे सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है? किसे सभी सामाजिक संस्थाओं में सबसे शक्तिशाली माना जाता है? राज्य, राष्ट्र, समाज या फिर न्यायतंत्र? दरअसल अगर सबसे शक्तिशाली की बात करेंगे और विकल्पों पर विचार करेंगे, तो सबसे शक्तिशाली तो आप इसमें कोई शक ही नहीं है कि आप राज्य को ही मानेंगे। क्यों मानेंगे राज्य को? दरअसल अगर हम राष्ट्र, समाज और न्याय तंत्र की बात करें, दरअसल राष्ट्र में, समाज में, इन सब में शामिल होना बेसिकली क्या होता है? स्वैच्छिक होता है। स्वैच्छिक या इसी को आप कह सकते हैं ऐच्छिक होता है, ठीक है? लेकिन वास्तव में राज्य
एक तरह से बाध्यकारी होता है। बाध्यकारी किस सेंस में होता है? स्पेशली इसके जो निर्णय होते हैं, वो निर्णय सभी पर क्या होते हैं? बाध्यकारी होते हैं। यानी सभी को इसकी बातों को मानना ही मानना पड़ता है और नो डाउट राज्य से अधिक शक्तिशाली तो कोई संस्था हो ही नहीं सकती है, इसलिए राज्य को सर्वशक्तिशाली भी कहा गया है। राज्य को सर्वशक्तिशाली भी कहा गया है, तो इसलिए इसमें आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन। राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह परिभाषा किसने दी? यह परिभाषा किसने दी? गवर्नर, लास्की, गिलक्रिस्ट या पॉल जेनेट? यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको ध्यान समझिएगा, नहीं तो आप हो सकता है गवर्नर को लगा दें या फिर गिलक्रिस्ट को लगा दें। दरअसल कह रहा है कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों, ठीक है, तथा शासन के सिद्धांतों की विवेचना करता है। और जो राज्य के आधारभूत तत्व और शासन के सिद्धांतों की विवेचना की बात जब आती है, तो यहाँ इसमें कुछ नहीं सोचना है, आपको सीधे जाना है किस पर? आपको पॉल जेनेट पर जाना है। इस पे जाना है पॉल जेनेट। यह आंसर जो है बात कौन कहता है? पॉल जेनेट कहता है। अब पॉल जेनेट कौन है? पॉल जेनेट फ्रांसीसी लेखक था। पॉल जेनेट क्या है? फ्रांसीसी मूल का लेखक था, जो यह मानता था कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जिसके जिसके द्वारा राज्य के आधारभूत तत्वों और शासन के विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना की जा सकती है। स्पष्ट तौर पर वह कहता है कि राजनीति विज्ञान के माध्यम से ही जो राज्य के मूलभूत तत्व हैं और मूलभूत शासन के सिद्धांत हैं, उनकी व्याख्या हो सकती है। ठीक है, स्पष्ट तौर पर यह कहता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? नगर, सरकार, कस्बा या फिर राज्य? यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? देखिए, अगर हम प्राचीन यूनानी विचारकों की बात करें, ठीक है, जो प्राचीन यूनानी विचारक थे हमारे, अगर हम इनकी बात करें तो ये क्या कहते थे? जितने भी हमारे प्राचीन यूनानी विचारक थे, ये राज्य के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? ये राज्य के लिए नगर राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? नगर राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी यहाँ पर अगर इसी को हम इंग्लिश में कहें तो क्या कहेंगे? सिटी स्टेट, सिटी स्टेट, ठीक है। लेकिन यूनानी भाषा में इसको, अगर हम यूनानी भाषा की बात करें, यानी ग्रीक भाषा की बात करें, तो यूनानी भाषा में इसको पोलिस कहा जाता था। अब यह क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, अभी आगे भी मैं लूंगा इसको, ठीक है। इसको यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में पोलिस कहा जाता था। पोलिस यानी स्पेलिंग इसकी, पोलिस की क्या होगी? ये होगी। लेकिन नहीं, सॉरी, ये नहीं होगी। पोलिस की स्पेलिंग जो है में आगे एच नहीं यूज किया गया है, ठीक है, केवल यही बताया गया है। थोड़ा सा बोर्ड में और इसमें बेटा अंतर होता है। थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस अभी हमारी इस पर गड़बड़ा जाती है बीच बीच में, तो समझिएगा आप लोग, पोलिस, ठीक है। तो लेकिन जब हम आएंगे आधुनिक आधुनिक उसमें, तो आधुनिक विचारकों में जो पहला नाम आता है वो आता है मैकियावेली का। इसका नाम आता है मैकियावेली का नाम आता है। मैकियावेली का नाम आता है किसमें? 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में, और 16वीं शताब्दी में इसकी एक बुक पब्लिश हुई थी 1513 में। उसका नाम था द प्रिंस। क्या नाम था? द प्रिंस, ठीक है। 1513 में इसकी एक बुक पब्लिश हुई थी, द प्रिंस।
इस द प्रिंस में ये क्या करता है बेटा, इस द प्रिंस में ये राज्य शब्द का इस्तेमाल करता है, ठीक है। और इस राज्य शब्द को ही बाद में आगे ले लिया गया, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, जिसको हम इंग्लिश में द स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? द स्टेट कहते हैं। तो सबसे पहली बार जो है ये राज्य शब्द का इस्तेमाल कौन करता है आधुनिक विचारकों में? कौन करता है भाई? मैकियावेली करता है। और अब अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? वह आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, यानी राज्य हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? पुलिस शब्द का संबंध किससे है? पुलिस शब्द का संबंध किससे है? पुलिस, नागरिक प्रशासन, नगर राज्य, लोकमत। पुलिस शब्द का संबंध किससे है? अभी हमने बता दिया आपको, इसमें ज्यादा कुछ नहीं देखना है कि पुलिस शब्द का संबंध किससे है। पुलिस से है, नागरिक प्रशासन से है, नगर राज्य से है, या फिर लोकमत से है। तो कुछ सोचना ही नहीं इसके बारे में, सीधे आंसर क्या हो जाएगा? सी। पुलिस ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है? नगर राज्य होता है, जिसको अभी बताया मैंने कि आधुनिक विचारकों में 15वीं शताब्दी में 1513 में जो बुक पब्लिश हुई किसकी? मैकियावेली की। उसका नाम क्या था? द प्रिंस। उसमें पहली बार वो राज्य यानी द स्टेट शब्द का इस्तेमाल करता है। इसलिए आधुनिक संबंध में, आधुनिक संदर्भ में इसको हम नगर राज्य या राज्य के नाम से जानते हैं, ठीक है। लेकिन यूनानी भाषा में इसका मतलब क्या था? ग्रीक भाषा में पोलिस इसका मतलब था, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर। पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पुलिस से हुई है। पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पुलिस से हुई है, जो एक फ्रांसीसी शब्द है, यूनानी शब्द है। पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पुलिस से हुई है, जो एक फ्रांसीसी शब्द है, यूनानी शब्द है, लैटिन शब्द है, या फिर जर्मन शब्द है। अभी हमने आपको बताया था इससे पहले थोड़ा सा, बाकी आप लोग यहाँ पर खुद ही समझ सकते हैं कि जो पॉलिटिक्स शब्द है, इसकी शब्द किससे हुई है? पुलिस से हुई है। और पुलिस शब्द कैसा है? फ्रांसीसी शब्द है, यूनानी शब्द है, लैटिन वर्ड है, या फिर जर्मन शब्द है। स्टार्टिंग में मैंने बताया कि शब्द कैसा होगा, कहां से है? यह यूनान की भाषा, जिसको हम यूनानी भी कहते हैं वास्तव में, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? भाषा को ग्रीक भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीक भाषा कहते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है? निम्न में से कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है? राज्य, सरकार, विधियां, प्रथाएं और संस्कृति। अगला कह रहा है संप्रभुता, सरकार, बाजार, राजनीतिक दल और सामाजिक वर्ग। फिर कह रहा है राज्य, सरकार, विधियां, सभ्य समाज और राजनीतिक दल। फिर अगला कह रहा है राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल। अब इसमें देखिए, कह रहा है कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है। तो विषय क्षेत्र को परिभाषित करने में हम एक एक पर पहले विचार करते हैं। यहाँ डिटेल समझिएगा ऐसे कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दरअसल पहला कह रहा है कि राज्य, सरकार, विधियां, प्रथाएं और संस्कृति। अब इसमें गलत क्या आ रहा है? वास्तव में प्रथा और संस्कृति, प्रथा और संस्कृति, प्रथाएं तो कभी-कभी विधि का रूप ले लेती हैं, लेकिन विभिन्न संस्कृतियां जो होती हैं, वह राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित नहीं करती हैं। इसलिए इस ऑप्शन को हम सही नहीं मानेंगे। सेकंड क्या कह रहा है? संप्रभुता, सरकार, बाजार, राजनीतिक दल और सामाजिक वर्ग। अब इसमें सामाजिक वर्ग को भी थोड़ा ही लेना पड़ेगा। समाज को तो हम पूरा लेते हैं, लेकिन सामाजिक वर्ग को हम पूरा नहीं लेंगे। लेकिन बाजार, बाजार को तो हम राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में बिल्कुल भी शामिल नहीं करते हैं। इसलिए यह भी गलत हो जाएगा। ये देखते हैं राज्य, सरकार, विधियां, सभ्य समाज और राजनीतिक दल। अब यहाँ राज्य भी सही है, सरकार भी सही है, विधियां भी सही हैं, लेकिन सभ्य समाज, राजनीतिक क्षेत्र की परिभाषा में सभ्य समाज में बल्कि सभी समाज आते हैं भाई, ठीक है। राजनीति तो सही है, इसलिए ये भी नहीं होगा।
जबकि डी क्या कहता है, राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल। निश्चित रूप से सही है ये ऑप्शन आपका। क्यों सही है? क्योंकि इसमें स्टेट भी आ जा रहा है, वैल्यूज भी आ जा रही हैं, गवर्नमेंट भी आ जा रही है, डिसीजन मेकिंग भी आ जा रही है और पॉलिटिकल पार्टीज भी आ जा रही हैं। तो वास्तव में राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र में राज्य आता है, मूल्य आता है, सरकार आते हैं, निर्णय निर्माण और राजनीतिक दल। ठीक है, तो इसको राजनीति विज्ञान की परिभाषा में शामिल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागम के अध्ययन का विषय क्षेत्र है? निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागम के अध्ययन का क्षेत्र है? लोक जीवन, राज्य, सरकार या फिर विधि निर्माण? बताइए भाई, इसमें क्या आंसर होगा? 8th क्वेश्चन कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागम के अध्ययन का क्षेत्र है? आधुनिक उपागम की बात की जा रही है यहाँ पर, आधुनिक उपागम की बात की जा रही है, लोक जीवन यानी प्राचीन उपागम की बात नहीं की जा रही है। ठीक है, लोक जीवन, राज्य, सरकार या फिर विधि निर्माण। दरअसल यहाँ दोनों परिभाषाओं को आपको जानना होगा। ठीक है, दरअसल थोड़ा सा आपको सेकंड वर्ल्ड वार के बाद जाना होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है वैश्विक परिस्थितियों में काफी परिवर्तन आ गया था और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो परिस्थितियां बदली उसमें जो राजनीति विज्ञान का दृष्टिकोण था, जो कि नवीन दृष्टिकोण जो है माना जाने लगा, उसमें परिवर्तन क्या आया? उसमें परिवर्तन यह आया कि राजनीति विज्ञान का जो दृष्टिकोण था वह अधिक व्यवहारवादी हो गया, यानी व्यवहारवादी दृष्टिकोण हो गया। वह अधिक यथार्थवादी हो गया, यानी यथार्थवादी दृष्टिकोण भी हो गया। यानी यथार्थ और व्यवहार दोनों मिल करके यथार्थवादी दृष्टिकोण या व्यवहारवादी दृष्टिकोण वाला बना। और इस दृष्टिकोण में हम केवल राज्य को शामिल नहीं करते, सरकार को शामिल नहीं करते, विधि निर्माण को शामिल नहीं करते। बेसिकली यह सब सरकार का काम है, विधि निर्माण करना राज्य के अंदर ही आता है। लेकिन अगर उस राज्य में समाज नहीं आया, लोग नहीं आए, तो ऐसी राजनीति का कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। ठीक है, वास्तव में आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो ए हो जाएगा। क्यों? ये क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो आधुनिक राजनीति विज्ञान है वह जो है मनुष्य केंद्रित है, यानी वह लोक केंद्रित है। ठीक है, वह केवल संस्था केंद्रित ना होकर के क्या हो गया है? लोक केंद्रित हो गया है, जिसमें नागरिकों का महत्व बढ़ गया है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है? कौन सा आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है? तथ्य का अध्ययन, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन, मूल्य प्रधान अध्ययन, मानवीय क्रियाओं का अध्ययन। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है? फिर से ऑप्शन पढ़ते हैं, शक्ति का अध्ययन, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन, मूल्य प्रधान अध्ययन या फिर मानवीय क्रियाओं का अध्ययन। दरअसल आधुनिक राजनीतिक विज्ञान की अगर हम बात करें तो हम चाहे जो भी हो, हम प्राचीन में भी जाएंगे तो भी शक्ति का अध्ययन तो हम करते ही करते हैं, शक्ति का अध्ययन तो होना ही होना है, अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन भी होना ही होना है और मूल्यों को हम एकदम से इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस आधार पर बात करें तो आधुनिक राजनीति विज्ञान के लक्षण नहीं है में क्या? विभिन्न प्रकार की मानवीय क्रियाएं। राजनीति विज्ञान में मानवीय क्रियाओं का अध्ययन नहीं किया जाता है, वह वास्तव में समाज शास्त्र में किया जाता है, सामाजिक विज्ञान में किया जाता है। सामाजिक विज्ञान का राजनीति विज्ञान एक भाग है, लेकिन इसमें विभिन्न मानवीय क्रियाओं को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजनीति विज्ञान इसकी एक शाखा है। राजनीति विज्ञान इसकी एक शाखा है। किसकी शाखा है? भौतिकी विज्ञान की, प्रकृति विज्ञान की, पूर्ण विज्ञान की या फिर समाज विज्ञान की? राजनीति विज्ञान किसकी शाखा है? भौतिकी विज्ञान की, प्रकृति विज्ञान की, पूर्ण विज्ञान की या समाज विज्ञान की? तो आप लोग समझ रहे हो, इसमें कुछ नहीं करना है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। राजनीति विज्ञान किसकी शाखा है? सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। क्योंकि भौतिक या प्रकृति विज्ञान या पूर्ण विज्ञान की इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि राजनीति विज्ञान को पहली चीज तो पूर्ण विज्ञान माना
नहीं जाता है। इसकी जब हम बाद में बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में हम, राजनीति विज्ञान को पूरी तरह से विज्ञान नहीं माना जाता है, बहुत सारे चिंतक इसके खिलाफ रहे हैं, ठीक है? तो भौतिक विज्ञान तो हो ही नहीं सकता, पूर्ण विज्ञान भी नहीं हो सकता और प्रकृति का अध्ययन नहीं करते हैं इसमें हम, जबकि हम इसमें राज्य और उसकी संस्थाओं के अध्ययन पर फोकस करते हैं, इसलिए यह प्रकृति का विज्ञान भी नहीं हो सकता। ज़ाहिर-सी बात है आंसर क्या होगा इसका आपका डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नगर राज्य शब्दावली संबंधित है। क्या? नगर राज्य शब्दावली संबंधित है। बताइए भाई, ये जो नगर राज्य शब्दावली है किससे संबंधित है? प्राचीन चीन से, प्राचीन मिस्र से, प्राचीन यूनान से या प्राचीन भारत से? हमने इसमें अलग-अलग क्वेश्चन को जो बार-बार रिपीट किए गए हैं, अलग-अलग तरीके से रिपीट किए गए हैं, उनको हमने बेटा यहाँ पर ले लिया है। इसलिए आप ये मत समझिएगा कि सर पिछले तो समझा चुके, फिर यहाँ क्यों ले लिए? दरअसल ये एक ही क्वेश्चन कई बार अलग-अलग तरीके से रिपीट किया गया है और आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो नगर राज्य शब्दावली किससे संबंधित है? ज़ाहिर-सी बात है प्राचीन यूनान से संबंधित है और प्राचीन यूनान की भाषा क्या थी? मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ग्रीक भाषा थी। तो अगर ऐसे पलट के आए कि नगर राज्य किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। नगर राज्य का प्रयोग किसने किया? यूनानियों ने किया, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आंसर सीधे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक? अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ये मिलाना है आपको इसमें, क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है? राजनीति विज्ञान राजनीति का व्यवस्थात्मक अध्ययन है। राजनीति विज्ञान राजनीति का व्यवस्थात्मक अध्ययन है, नो डाउट सही है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यह सैद्धांतिक और शोधपरक है, बिल्कुल। राजनीति विज्ञान में विभिन्न प्रकार के सिद्धांत दिए गए हैं और इस पे रिसर्च भी संभव है। फिर सी कह रहा है कि यह पूर्णतः वैज्ञानिक और पूर्णतः नैतिकवादी, ये गलत हो गया। तो सोचना ही नहीं, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि पूर्णतः वैज्ञानिक, पूर्ण वैज्ञानिक ये है ही नहीं है। अभी मैंने बताया आपको कि राजनीति विज्ञान की परिभाषा में राजनीति विज्ञान को एक कंप्लीट साइंस नहीं माना जाता है, पूर्ण वैज्ञानिक हो ही नहीं सकता ये। दूसरा पूर्ण नैतिकतावादी ना, पूर्ण नैतिक भी नहीं हो सकता ये, क्योंकि राजनीति में भी कई तरह के ऐसे वर्क होते हैं, कई काम ऐसे होते हैं जो कहीं न कहीं दूसरे की निगाह में दूसरों के लिए अनैतिक भी होते हैं। इसलिए इसको पूर्ण नैतिकवादी भी माना नहीं जा सकता है। ठीक है? अब डी क्या कह रहा है? इसे यदि अच्छा राजनीति विज्ञान होना है, तो इसे दर्शनात्मक और वैज्ञानिक होना है। हाँ, ये सही है। तो ये सही है। वास्तव में राजनीति विज्ञान तभी एक अच्छा विषय बन सकता है, जब क्या हो? यह पहली चीज़ तो दर्शन से प्रेरित हो। दर्शन से प्रेरित क्यों है? क्योंकि राजनीति विज्ञान का उदय भी सामाजिक विज्ञान के रूप में दर्शन शास्त्र से हुआ है। जैसे यह माना जाता है कि दर्शन शास्त्र सभी सामाजिक विषयों का मूल है। तो एक तो दर्शनात्मक होगा तो अच्छा रहेगा, दूसरा वैज्ञानिक। वैज्ञानिकता से क्या होता है कि जो सिद्धांत हैं, वह सटीक बनाए जा सकते हैं और सिद्धांत सही स्वरूप में कार्य भी कर सकते हैं। यानी जितना इसके सिद्धांत वैज्ञानिकता लिए होंगे, उतना ही राजनीति भी विज्ञान की तरफ बढ़ेगी। और किसी भी विषय की जब वैज्ञानिकता बढ़ती है, तो उसका प्रतिपालन और ज़्यादा आसान हो जाता है, उसको स्वीकार करना भी और ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि व्यवहार में कोई विषय किस रूप में कार्य में लाया जा रहा है, वह एक अलग बात है, लेकिन सिद्धांत में वह विषय जितना वैज्ञानिक होता है, उतना ही ज़्यादा उसको महत्व दिया जाता है। ठीक है? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन-सा कथन सही है? राजनीति विज्ञान सर्वसत्तावादी व्यवस्था को जन्म देता है। राजनीतिक विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है। फिर कह रहा है सी, राजनीतिक विकास कुलीन तंत्र का निर्माता है। फिर कह रहा है राजनीतिक विकास अस्थायित्व उत्पन्न करता है। अरे भाई, राजनीतिक विकास जितना पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा, उससे अनस्टेबिलिटी कैसे आएगी? जाहिर सी बात गलत है। ठीक है, ये नहीं होगा। फिर कह रहा है कि कुलीन तंत्र का निर्माता है। अरे भाई, राजनीतिक विकास से कुलीन तंत्र बनेगा? नहीं भाई, कुलीन तंत्र नहीं बनेगा, बल्कि क्या बनेगा? राजनीतिक विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है। जितना ज़्यादा पॉलिटिकल डेवलपमेंट होगा, उतना ही ज़्यादा डेमोक्रेसी भी क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होगी। याद रखिएगा,
राजनीतिक विकास और लोकतंत्र दोनों ही जुड़े हुए। जैसे हमारे यहाँ भई आप व्यवहार रूप में समझिए कि व्यावहारिक संदर्भ में जितना ही ज़्यादा लोगों में जागरूकता होगी, यानी राजनीतिक क्रियाओं के प्रति जागरूकता होगी, लोग समझेंगे कि किसको चुनें, किसको नहीं चुनें, कौन हमारे लिए सही है, कौन हमारे लिए सही नहीं है। यह उनका पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। और यह पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या करता है, जितना स्ट्रॉन्ग होगा लोगों का, जितना लोग जानेंगे इसके बारे में, उतना ही ज़्यादा डेमोक्रेसी भी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि निम्नलिखित में से कौन-सा राजनीति शास्त्री राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन-सा राजनीति शास्त्री राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है? इल्चमैन, रुडोल्फ, लॉसबेल, गोल्ड, हैमर। ठीक है? निम्नलिखित में से कौन-सा राजनीति शास्त्री राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है? इल्चमैन, रुडोल्फ, लॉसबेल, गोल्ड, हैमर। दरअसल अगर रा राजनीतिक विकास की अवधारणा की बात की जाएगी, तो इसमें सही ऑप्शन होगा इल्चमैन। क्या होगा? इल्चमैन, लेकिन बाकी सबके बारे में जानना भी ज़रूरी है। इल्चमैन का संबंध नो डाउट राजनीतिक विकास की अवधारणा से है, लेकिन वहीं पर जो रुडोल्फ है, उसका संबंध किससे है? प्रशासनिक चिंतन से है। यह रुडोल्फ किस पर काम किया है इन्होंने 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 प्रशासनिक चिंतन पर काम किया है, इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर के तौर पर काम किया है। लॉसवेल को जाना जाता है राजनीतिक शक्ति की संकल्पना के सिद्धांत के रूप में। लॉसवेल ने जो है राजनीतिक शक्ति की संकल्पना का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, लेकिन वहीं पर गोल्डहैमर जो हैं, ये वास्तव में गोल्डहैमर एक अनुवादक थे। वास्तव में इनका नाम जो आता है वो एक अनुवादक के तौर पर जाना जाता है। ठीक है? आइए, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है कि एडवर्ड सील्स के अनुसार एडवर्ड सील्स के अनुसार राजनीतिक विकास को मापा जाना चाहिए। एडवर्ड सील्स के अनुसार राजनीतिक विकास को मापा जाना चाहिए। देश की राजनीतिक संस्थाओं से, देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर से, देश के आर्थिक विकास से, देश के आर्थिक और साथ में सामाजिक विकास से। ठीक है? बताइए भाई, एडवर्ड सील्स जो कहते हैं कि राजनीतिक विकास का मापक क्या हो सकता है? तो राजनीतिक विकास का मापक अगर हम नीचे से लें कि देश के आर्थिक और सामाजिक विकास से है, तो नहीं है। क्योंकि राजनीतिक विकास का संबंध इससे नहीं होता है। ठीक है? और सी कह रहा है देश के आर्थिक विकास से, अब अगर डी नहीं होगा तो सी भी नहीं होगा। देश के अंतर्राष्ट्रीय स्तर से नहीं, बिल्कुल नहीं, केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हो रहा है, उसमें अपने आप को सुप्रीम बना लेना राजनीतिक विकास नहीं कहलाता है। जबकि वास्तव में राजनीतिक विकास से मतलब होता है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत या लोकतंत्र के अंतर्गत आने वाली विभिन्न प्रकार की संस्थाओं से। ठीक है? जब तक संस्थाओं का विकास नहीं होगा, तब तक लोकतंत्र का भी विकास नहीं माना हो सकता है। ठीक है? तो वास्तव में राजनीतिक विकास को मापा जाना चाहिए किसके माध्यम से? सील्स क्या कहते हैं? सील्स के अनुसार राजनीतिक विकास को मापा जाना चाहिए किसके? देश की राजनीतिक संस्थाओं के विकास से। ठीक है? देश की राजनीतिक संस्थाएँ, चाहे वह संसद हो, चाहे वह न्यायपालिका हो, चाहे वह कार्यपालिका हो, ठीक है, निर्वाचन आयोग हो या विभिन्न प्रकार की अन्य संस्थाएँ होंगी, ये संस्थाएँ जितना ज़्यादा विकसित करेंगी, उतना ही ज़्यादा राजनीतिक विकास भी होगा। ठीक है? सील्स यहाँ पर सही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पत्ति की दृष्टि से कौन-सा सामाजिक विज्ञान राजनीति विज्ञान से पूर्व का है? उत्पत्ति की दृष्टि से कौन-सा सामाजिक विज्ञान राजनीति विज्ञान से पूर्व का है? मनोविज्ञान, इतिहास, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र। अभी मैंने बताया आपको, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सीधे जाना है आंसर पर। कहाँ जाना है? दर्शन शास्त्र पर जाना है। दरअसल दर्शन शास्त्र को सभी विषयों का मूल माना जाता है। यानी आप कह सकते हैं दर्शन शास्त्र जो है, ये सभी सामाजिक विज्ञानों का जनक है। सामाजिक विज्ञानों का सामाजिक विज्ञानों का
जनक किसको मानेंगे? सामाजिक विज्ञानों का जनक किसको मानेंगे? दर्शन शास्त्र को मानते हैं, ठीक है? तो ऐसे में क्योंकि सभी सामाजिक विज्ञानों का जनक कौन है? दर्शन शास्त्र है, तो इस सेंस में आप क्या लगाएँगे आंसर इसमें? सी लगाएँगे, ठीक है? आइए अगला क्वेश्चन, पॉलिटिक्स शब्द की व्युत्पत्ति पोलिश शब्द से हुई है, जो निम्न में किस भाषा से लिया गया है? अभी हमने बताया था आपको कि पॉलिटिक्स शब्द जो बना है, वो कहाँ से आया है? अभी हमने बताया कि राज्य शब्द का इस्तेमाल यूनानी लोग इसमें क्या क्या करते थे? पोलिस, यानी यूनानी विचारकों ने राज्य के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया? पोलिस। और इसी पोलिस से शब्द क्या अराइव्ड हुआ? क्या डिराइव्ड हुआ शब्द? पॉलिटिक्स, ठीक है? तो वास्तव में पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस शब्द से हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, जो निम्न में से किस भाषा का है? तो ये जो पोलिस शब्द है, ये किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा कहाँ से आई? यह यूनानियों की भाषा थी, इसीलिए इसको ग्रीक को हम यूनानी भाषा भी कहते हैं, ठीक है? आंसर क्या हो जाएगा इसमें? बी हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, अलग-अलग तौर पर अलग-अलग तरीके से रिपीट किए गए हैं, इसलिए हमने इन क्वेश्चन को अलग-अलग यहाँ पर ले लिया है कि आपको घुमाएँ, तो भी आप लोग इसमें प्रॉब्लम में ना आने पाएँ। चलिए अगला क्वेश्चन, राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है, यह किसने कहा? गवर्नर ने, डिमॉक ने, गिलक्राइस्ट ने, सीले ने? दरअसल राजनीति विज्ञान का संबंध उसके सरकार से है, यह कथन है गवर्नर का। गवर्नर जो है बेसिकली यह लोक प्रशासन शास्त्री था, यानी इसको हम लोक प्रशासक के एक प्रमुख चिंतक के रूप में जानते हैं और इसका स्पष्ट मानना था कि राजनीति विज्ञान में हम नीतियों का अध्ययन करते हैं, नीतियों के निर्माण से संबंधित अध्ययन करते हैं, लेकिन उनका जो क्रियान्वयन होता है, वह सरकार के माध्यम से होता है, प्रशासन के माध्यम से होता है। इसलिए यह मानता था कि राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन यानी उसके अंदर सरकार आती है, तो यह दोनों एक-दूसरे से क्या हैं? संबंधित हैं, ठीक है? ये दोनों ही क्या हैं? एक-दूसरे से संबंधित हैं। इसलिए यह गवर्नर यह मानता था कि हम राजनीति विज्ञान के साथ-साथ लोक प्रशासन के विधिवत अध्ययन के बारे में भी जानेंगे। और ये बात जो सेंटेंस दिया गया है, यह इसने एक इसकी ये बुक थी, उसका नाम था पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट। पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट, ठीक है? यह इसकी बुक थी, किसकी बुक थी? गवर्नर की बुक थी और इसी बुक में जो है ये बात कहता है, ठीक है? चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है? किसने कहा अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किसने कहा राजनीति शास्त्र का से प्रारंभ और राज्य के साथ ही अंत होता है? किसने कहा राजनीति शास्त्र का राज्य से आरंभ और राज्य के साथ ही क्या होता है? अंत होता है। पोकर, डेवाइन, गार्नर या फिर अरस्तू? किसने कहा? क्योंकि जब हम राज्य की परिभाषा की बात करते हैं और जब हम राजनीति विज्ञान की बात करते हैं, तो राजनीति विज्ञान के प्रारंभ में ही कुछ लोग तो अपनी कॉपी के पहले पेज पर लिख भी लेते हैं कि राजनीति शब्द शास्त्र का जो है, राजनीति शास्त्र का आरंभ भी राज्य से होता है और उसका अंत भी राज्य से ही होता है। कुछ लोग तो अपनी कॉपी के नोट्स के पहले पेज पर लिख लेते हैं, आप लोग भी लिख सकते हैं वास्तव में कि राजनीति शास्त्र का आरंभ भी राज्य से होता है और इसका अंत भी राज्य पर ही होता है, यह स्टेटमेंट है गवर्नर का। इसीलिए मैंने कहा गवर्नर को आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा, गवर्नर बहुत ही बड़ी बात कहता है हर सेंस में, ठीक है? गवर्नर का स्टेटमेंट है, आप लोग इसको रट लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा किस विचारक ने की है? ठीक है?
यह परिभाषा वास्तव में किसने दी? गॉर्नर ने, सीले ने, गिटिल ने या फिर गिलक्राइस्ट ने? यह परिभाषा किसने दी वास्तव में बताइएगा? गॉर्नर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आप सोच रहे होंगे गॉर्नर सर ने क्वेश्चन ले लिया। नहीं, गॉर्नर भी नहीं होंगे, सीले भी नहीं होंगे, गेटिल भी नहीं होंगे, इसमें आएंगे गिलक्राइस्ट। गिलक्राइस्ट, ठीक है। गिलक्राइस्ट यहाँ ये कहता है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार दोनों का ही अध्ययन किया जाना चाहिए, क्योंकि यह बात गार्नर भी कहता है, इसलिए थोड़ी सी परिभाषा उसके करीब मानी जाती है, ठीक है। गार्नर लोक प्रशासन के अध्ययन पर बल देता है और उसका यह मानना था कि राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, लेकिन विषयगत रूप में लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान का अध्ययन पृथक पृथक किया जाना चाहिए। जबकि गिलक्राइस्ट यह मानता है कि राज्य के बिना सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती है, इसलिए दोनों को पृथक करने की बात तो नहीं है, लेकिन क्या करना चाहिए? दोनों का अध्ययन अवश्य होना चाहिए और व्यवहारिक स्तर पर दोनों को अलग भी नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये थी गिलक्राइस्ट की परिभाषा। ये थी कुल 20 क्वेश्चन। कोशिश की जाएगी अगली क्वेश्चन प्रैक्टिस इससे भी बेटर आपको मिल सके, ठीक है। और बाकी हमारे रेगुलर जो बैचेज हैं उनको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जो भी हमारे रेगुलर बैचेज हैं बाद में उनको भी आप जो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। रेगुलर साइंस का बैच भी चल रहा है और साथ में हिस्ट्री का बैच भी चल रहा है। आप ताकि सिविल सर्विसेज की एप्लीकेशन पर जा करके उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।